तुसी देख रहे हो डॉक्टर स्पीक। मैं हूँ डॉक्टर अमिता अरोरा, अरोरा IVF एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर समाना से। हम बनाते हैं जोड़ियों से परिवार। भावें टेक्निक्स न्यू आ गई ने, चाहे IVF आ गया, लेकिन कितना किते कपल्स के मन में डाउट भी है कि फीमेल्स ज़्यादा प्रॉब्लम होंगी है कि मेल्स की भी ज़्यादा प्रॉब्लम होंगी है। अराउंड 40 to 50% केसेस उसमें मेल फैक्टर इन्वॉल्व होता है। आज के जनरेशन्स में एजुकेशन, करियर, इसको हम काफ़ी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और इस करके हमारी एज ऑफ मैरिज एज वेल एज बेबी प्लानिंग या फैमिली प्लानिंग को हम डिले करते हैं। पेशेंट्स ने, जोड़े कपल्स ने, और डॉक्टर अमिता अरोड़ा को क्यों आन? हम चाहते हैं पेशेंट की जर्नी में पेशेंट का साथ हम एंड तक दें, जब तक पेशेंट को हम बेबी ना थमा दे अपने हाथ में। स्वागत है BDC न्यूज़ देख रहे हैं सारे दर्शकों का। मैं हरमप्रीत, तुसीं देख रहे हो डॉक्टर स्पीक। तो अज असीं एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर गल करन जा रहे हैं। सो टॉपिक है IVF। सो बड़े सारे लोग IVF बारे जानते भी है, बड़े सारे लोग IVF करवाते भी है, लेकिन हजे भी बहुत सारे डाउट्स ने जोड़े कि क्लीयर करने बहुत जरूरी ने। सो असीं स्पैशली फीमेल डॉक्टर लैके आए ने, जोड़े कि स्पैशली आए ने अरोड़ा हॉस्पिटल तो डॉक्टर साहब का 15 साल का एक्सपीरियंस है। डॉक्टर साहब पिछले 15 साल तो IVF के उपर काम कर रहे हैं। सो मेरे नाल ने डॉक्टर अमिता अरोड़ा जोड़े कि स्पैशली IVF हॉस्पिटल तो आए हैं। सत श्री अकाल डॉक्टर साहब। सत श्री अकाल। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिता अरोरा, अरोरा IVF एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर की डायरेक्टर हूँ और हम अरोरा IVF एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर समाना में पिछले 15 साल से जोड़ियों से परिवार बना रहे हैं और लोगों के घर में IVF द्वारा और इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स द्वारा स्माइल्स बांट रहे हैं या खुशियाँ बांट रहे हैं। सो मैं दसना चाहूँगी कि डॉक्टर साहब जर्मनी तो भी स्टडी करके आए हैं स्पैशली, तो 15 साल तो पंजाब दे विच स्पैशली अरोड़ा हॉस्पिटल दे विच अपनी सर्विसिज निभा रहे हैं, उत्थों दे डायरैक्टर भी ने। तो डॉक्टर साहब सब तो पहला मेरा तुहानूं सवाल है कि IVF की हुंदा? हुण सारिआं नूं वैसे पता ही है, काफ़ी सारिआं नूं पता, लेकिन IVF दे विच क्यों जाना चाहिए है, जां लेडीज़ नूं IVF क्यों कराना चाहिए है, जां IVF किन्नू किन्नू कराना चाहिए है, और बारे थोड़ा दसो। सो बेसिकली IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। लोग सोचते हैं कि ये एक अननेचुरल प्रोसेस है जी, बट ये बिल्कुल एक नेचुरल प्रोसेस है। हमारी बॉडी में प्रेगनेंसी कैसी होती है, तो जो औरत के अंडे होते हैं, अंडेदानी से जो अंडे लिए जाते हैं, उस अंडों को जब स्पर्म से मिलन होता है तो एम्ब्रियो बनते हैं। इसको फर्टिलाइजेशन कहा जाता है और ये हमारे बॉडी में नेचुरली होता है। सो इसको हम थोड़ा सा साइंस की मदद से असिस्ट करना, इसी को IVF कहा जाता है। यानी जो औरत है उसके अंडेदानी से, अंडाशय से हम अंडे लेते हैं, अंडे पिकअप करके उसमें लेबोरेटरी में स्पर्म्स से फर्टिलाइजेशन होता है या स्पर्म्स मिलाने से फिर हम बच्चा बनाते हैं या एम्ब्रियो या भ्रूण बनाते हैं और इसको IVF कहा जाता है। तो बेसिकली बॉडी के नेचुरल प्रोसेस को बाहर करना या लेबोरेटरी में बनाना, इसको IVF कहा जाता है। सो इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस जिसमें साइंस का असिस्टेंस है। सो ये IVF होता है। सो डॉक्टर साहब बड़े सारे उन्होंने मन के क्वेश्चनस भी ने कि IVF असल दे विच नैचुरल नहीं है, क्योंकि जो कोई कपल सोचता है कि साडे घर एक बेबी भी आए जां वो अपनी नैक्सट जनरेशन बारे सोच रहा है, वो हमेशा सोचता है कि वो नैचुरली ही आए, है ना। भावें टेक्निक्स न्यू आ गई ने, चाहे IVF आ गया, लेकिन कितना किते कपल्स के मन में डाउट भी है। उस डाउट को तुसीं क्लीयर करो जी। सो जैसे मैंने बताया, IVF एक नेचुरल प्रोसेस ही है जिसमें हमने बस असिस्टेंस दी है साइंस की हेल्प से। सो IVF के जो बेबी होते हैं या IVF के जो भ्रूण होते हैं वो अननेचुरल नहीं होते। लोगों के मन में ये बहुत कॉमन धारणा है या कॉमन वहम है दैट ये कोई आर्टिफिशियल चीज़ है, आर्टिफिशियल बेबी है, ये नेचुरल चीज़ नहीं है। और लोग इस डाउट्स में भी पूछते हैं, मैम क्या मेरा बेबी सही रहेगा क्योंकि IVF का बेबी है। तो पहली बात तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, IVF एक नेचुरल प्रोसेस है जिसको बस हमने असिस्ट किया है साइंस की मदद से। सो IVF का बेबी अननेचुरल नहीं होता है। आपके खुद के एग्स, आपके खुद के स्पर्म्स, जो नेचुरल गैमीट्स हैं हमारे बॉडी में, जो बीज है, उन्हीं को बस हम बाहर लेके उनको लेबोरेटरी में उनका मिलन करा के, फर्टिलाइजेशन करा के एम्ब्रियो बना रहे हैं। सो इट इज़ अ टोटली नेचुरल प्रोसेस। बस बॉडी आपका साथ नहीं दे रही है वो बनाने में, वही हम स्टेप इन करते हैं और हम साइंस की मदद से IVF राही वो बेबी बना रहे हैं। सो इट इज़ अ टोटली नेचुरल प्रोसेस एंड अ नेचुरल बेबी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं तुहानूं इहो नैचुरल प्रोसैस बारे गल कर रहे हैं आपां, लेकिन गल ये हैगी है कि कपल्स किवें कंफर्टेबल होण IVF दे नाल, क्योंकि कई बार न्यूली मैरिड होंदे ने जां कई बारी 10 साल भी हो जाते हैं, लेकिन किहड़े लोग जिहड़े ने वो IVF कराण? यस, सो ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, क्योंकि लोगों के मन में ये एक
समहाउ एक मिसकंसेप्शन है कि आईवीएफ एक लास्ट ऑप्शन है, यानी हम सब कुछ करके हटेंगे, हमारी एज 40 प्लस हो जाएगी, 40 के बाद हम आईवीएफ कराएंगे। तो ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें ये धारणा चेंज करनी है। बिकॉज पहले लोगों को ये टैबू होता था कि मेरे पड़ोसी क्या बोलेंगे आईवीएफ हम करा रहे, या मेरे रिलेटिव्स क्या बोलेंगे। पर आजकल कपल्स हमारे क्लिनिक में आ रहे हैं, वो कह रहे हैं मैडम हमने ये सारे इलाज कराए हैं, या हमने ये टेस्ट कराए, हमारे गायनेकोलॉजिस्ट के साथ भी डिस्कस कराए, और अभी हमें पता है कि हमें आईवीएफ की ज़रूरत है। तो कपल्स डेफिनेटली वॉक इन कर रहे हैं। सो पहले तो इसको टैबू ना माने, बात करना ही सबसे पहला स्टेप है समस्या हल करने में। आप आके हमें अप्रोच करोगे तो हम आपको गाइड करेंगे कि आपको आईवीएफ की ज़रूरत है कि नॉर्मली इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट से भी आपकी ट्रीटमेंट यानी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। क्योंकि हर चीज़ का एक तो आंसर आईवीएफ नहीं है। बांझपन के अलग कारण हैं, जैसे हम सबकी शूज साइज अलग है, हम अलग शूज़ पहनते हैं, वैसे हर किसी की प्रॉब्लम अलग है। सो हर समस्या का हल सिर्फ आईवीएफ नहीं है। इनफर्टिलिटी में बहुत ट्रीटमेंट्स है, ओवुलेशन इंडक्शन होता है, फिर उसमें टाइम्ड इंटरकोर्स है, IUI है जिसको वीरज का टीका कहा जाता है, फिर IVF है, ICSI है। तो द लिस्ट इज़ ऑनगोइंग, काफ़ी लिस्ट है इसमें। तो ये हम पेशेंट टू पेशेंट डिसाइड करते हैं। तो पहली बात तो ये मत सोचो कि आईवीएफ एक लास्ट ऑप्शन है। आईवीएफ सही टाइम पे सही ऑप्शन है। आपको जो प्रॉब्लम है उसको टाइम पे आइडेंटिफाई करना और उसको ट्रीट करना, ये आपके सक्सेस का सबसे पहला स्टेप है। डॉक्टर साहब ਤੁਸੀਂ ਨਾ 3 वर्ड्स बोले ने, IVF, IUI और ICSI, इन्हां तीनों का फ़र्क की है? जी, तो जैसे मैंने समझाया आपको कि हर एक इनफर्टिलिटी का कारण अलग है। जैसे इनफर्टिलिटी के कारण अलग अलग होते हैं। नंबर 1 कैन बी कि पेशेंट जिनकी ट्यूब्स बंद है, ब्लॉक ट्यूब्स होती है, जिनका PCOD है जो बहुत कॉमन है आजकल, तो जिसमें ओवुलेशन नहीं हो रहा है, ओवुलेशन की प्रॉब्लम है। पेशेंट जिसकी यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, यूट्रस में कोई फाइब्रॉइड्स है, बड़े पॉलिप्स है, कोई बीच में दीवारें हैं यूट्रस के बीच में। फिर पेशेंट्स के स्पर्म की प्रॉब्लम, हस्बैंड के स्पर्म की प्रॉब्लम बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, स्पर्म्स नील होना या स्पर्म्स बहुत कम होना, ये और एज फैक्टर बहुत कॉमन है। क्योंकि आजकल हमें पता है कि मैरिज का एज डिले हो रहा है और पेशेंट्स सब करियर ओरिएंटेड है, किसी ने बाहर जाना है, तो लोग अपनी मैरिजेस भी डिले करते हैं एज वेल एज प्रेगनेंसीज भी डिले करते हैं। सो ये सब रीजंस है जहाँ पे इनफर्टिलिटी होती है या बांझपन होता है और पेशेंट्स को इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट और आईवीएफ की ज़रूरत पड़ती है। सो डॉक्टर साहब IVF ਦਾ ਜਿਹੜਾ प्रोसैस है वो किमें है, मींस कितने स्टेप्स ने? सो IVF जैसे मैंने कहा, हम ब्रॉडली हर कोई इसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं या IVF ट्रीटमेंट कहते हैं, पर इसमें IVF है, ICSI है और बहुत सारी अदर ट्रीटमेंट्स है जो एक IVF सेंटर करता है। एक छत के नीचे हम इनफर्टिलिटी की नॉर्मल ट्रीटमेंट्स भी करते हैं, IUI भी करते हैं, IVF भी करते हैं। तो IUI होता है जैसे वीरज का टीका, जिसमें हम हस्बैंड का स्पर्म लेते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज करके मशीन से घुमा के उसमें कुछ मेडिसिन डाल के उसकी स्पीड बढ़ाते हैं, मोटिलिटी बढ़ाते हैं और उसको जो हमारी सर्वाइकल कनाल है उसको बाईपास करके सीधे यूट्रस के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। तो काफ़ी पेशेंट्स को इसकी ज़रूरत होती है और उसकी वजह से वो इजीली कंसीव हो पाते हैं। कुछ पेशेंट्स हैं जिनको IVF की ज़रूरत होती है, तो हम उनके लिए फिर IVF की ट्रीटमेंट समझाते हैं। तो IVF करने से पहले हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है -1 साइकिल, जब हम तैयारी करते हैं IVF की, हमें ये जानना है, सारे टेस्ट करेंगे, अल्ट्रासाउंड्स करेंगे, जिसमें हमें पता चलता है क्या प्रॉब्लम्स है, पेशेंट के एग्स की क्वालिटी कैसी है, हस्बैंड के स्पर्म कैसे, उसकी क्वालिटी कैसी है, यूट्रस हेल्दी है कि नहीं है। उसके बाद दूरबीन जांचें होती है, हिस्ट्रोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी, ज़रूरत के हिसाब से। मैंने जैसे बोला, हर पेशेंट की ज़रूरत अलग है, हर पेशेंट की प्रॉब्लम अलग है, उस हिसाब से जांचें होंगी। फिर हम ट्रीटमेंट की शुरुआत करते हैं। ट्रीटमेंट से पहले पेशेंट की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है जी। मैं सबसे हमेशा ये बोलती हूँ कि इनफर्टिलिटी डॉक्टर होना या IVF स्पेशलिस्ट होना, सिर्फ आप पेशेंट के डॉक्टर नहीं हो, आप उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम हो। आपको उनको इमोशनल एंगल से भी ट्रीट करना होता है, आपको उनको सपोर्ट देना होता है, क्योंकि वो बांझपन के लिए या इनफर्टिलिटी के लिए जब आपके पास आते हैं तो वो सिर्फ ना ही अपना टाइम या पैसे इन्वेस्ट करे, वो अपना इमोशंस, अपनी एक्सपेक्टेशंस भी आपके पास इन्वेस्ट करे। तो उनकी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। फिर IVF के दौरान डिपेंडिंग अपॉन कैसी ट्रीटमेंट है उस हिसाब से उनको इंजेक्शंस लगते हैं, उनको फिर उनके एग्स पिकअप किए जाते हैं। जब उनके एग्स तैयार होते हैं, हम उनके एग्स पिकअप करते हैं अंडर जनरल एनेस्थीसिया। एग्स को पिकअप करके एग्स को अंडाशय से निकाल के फिर लेबॉरेटरी में
स्पर्म से उनको फर्टिलाइज किया जाता है। उसमें आईवीएफ टेक्निक होती है, इक्सी होती है, इमसी होती है, अलग अलग टेक्निक्स है। इस तरीके से हम लेबोरेटरी में स्पर्म और एग का मिलन करा के एम्ब्रियो बनाते हैं या भ्रूण बनाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਟੈਪਸ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਵੀਐਫ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਯੂਆਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਲਸ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿ ਫੀਮੇਲਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। जी, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि बांझपन एक फीमेल की बीमारी है या बेबी ना होना या इनफर्टिलिटी हमेशा फीमेल के साथ एसोसिएट की जाती है, बट ये सच नहीं है। अराउंड 40 to 50% केसेस इनफर्टिलिटी के जो हमारे क्लिनिक्स में आते हैं उसमें मेल फैक्टर इन्वॉल्व होता है, जिसमें स्पर्म काउंट कम होना या स्पर्म की मोटिलिटी कम होना या स्पर्म बिल्कुल भी ना होना, ये सब प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं। सो टेस्टिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। टेस्ट ही हमें बता सकते हैं कि पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी एज वेल एज कौन सी ट्रीटमेंट हेल्प करेगी। सो इसमें ब्लड टेस्ट होते हैं जिसमें पेशेंट्स का हार्मोनल पैनल किया जाता है। अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें हमें पता चलता है कोई सिस्ट है, कोई रसौलिया है, कोई गांठे है, यूट्रस कैसा है, नॉर्मल है कि नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं क्या। ट्यूब्स टेस्ट किए जाते हैं एचएसजी द्वारा या अलग टेस्ट भी होते हैं ट्यूब्स टेस्ट करने के लिए। दूरबीन जांचें होती है, हिस्ट्रोस्कोपी होती है, लैप्रोस्कोपी होती है। हस्बैंड का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेल फैक्टर डायग्नोसिस तभी होगा अगर पेशेंट समझेंगे कि मेल फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है। मैं इसी चीज़ ते आने वाली सी क्योंकि ज़्यादातर यह गल होंदी है कि कपल्स दे विचों कोई कहना अगर नहीं मान रहा कि असीं आईवीएफ कराइए, वो कितना किते एक डिफिकल्टी है। तुसीं उन्हां कपल्स नूं किवें मनांदे हो? जी, ये बहुत बार ये समस्या हमारे पास भी आती है और पेशेंट्स कहते हैं कि मेरे हस्बैंड टेस्ट करने के लिए मानते ही नहीं, वो कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो मैं उनको ये समझाती हूँ, आप जो बेबी लेने वाले हैं ये बेबी अकेली फीमेल का तो नहीं है, ये बेबी एक कपल का है। आप पेरेंट्स बनने वाले हो, माँ बाप बहुत बड़े वर्ड्स है। तो आप जब पेरेंट्स बनने वाले हो एज अ कपल, आप दोनों का इक्वल इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, आप दोनों का इक्वल पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। सो इसलिए अगर जब फीमेल अपने टेस्ट कराएगी तो मेल ने अपने टेस्ट करना ज़रूरी है क्योंकि 40 to 50% कॉजेज़ में मेल फैक्टर पाया जाता है। सो मैं हमेशा कपल को यही समझाती हूँ कि एक हस्बैंड के एक टेस्ट की वजह से आपकी ट्रीटमेंट का इंटरवल शॉर्टर होगा, आपको जल्दी प्रॉब्लम या समस्या पकड़ी जाएगी और हल जल्दी मिलेगा। और हर चीज़ का हल है। ये जर्नी डिफ़िकल्ट ज़रूर हो सकती है पर नामुमकिन नहीं है। सो दोनों कपल में से हस्बैंड वाइफ दोनों का पार्टिसिपेशन और दोनों का योगदान ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, तुहाडे कोल किन्ने केसिस आ जांदे 10 साल दे विच? जैसा अगर 10 15 ईयर का एक्सपीरियंस है तो 15 ईयर एक्सपीरियंस दे विच किन्ने केसिस आ गए, ਜਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ कि 10 डेज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ केसिस आ जाते हैं? सो इनफर्टिलिटी के केसेस तो बहुत आते हैं। हमने हज़ारों परिवारों में बच्चे अपनी इस आईवीएफ टेक्निक से हम दे पाए हैं और हज़ारों परिवारों में खुशियाँ बांट पाए हैं। इनफर्टिलिटी बेसिकली बहुत बढ़ रहा है वर्ल्ड में। हम भी देखते हैं, हम जब शादियाँ अटेंड करते हैं, अपने रिश्तेदारी देख लो, सो हम देखते हैं कि एक कपल 6 में से एक कपल इनफर्टाइल निकलता है। सो इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन है आजकल। अराउंड 1 out of 6 कपल्स इनफर्टाइल होते हैं और डेली ओपीडी में हम काफ़ी पेशेंट्स, अराउंड आई थिंक डेली मोर देन 30 to 50 पेशेंट्स हम इनफर्टिलिटी के देखते हैं। और पेशेंट्स आ रहे आगे, इस चीज़ को शर्म के पर्दे में नहीं रोक रहे हैं या ये बात को, प्रॉब्लम को एक टैबू नहीं मान रहे, बाहर आके खुल के बात करें। इसकी वजह से हम उनकी हेल्प भी जल्दी कर पा रहे हैं और पेशेंट्स को सक्सेस एज वेल एज प्रेगनेंसी भी जल्दी मिल पा रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक होर गल दसो, जिमें कि आप पुराना ज़माना देखिए उस टाइम के उपर यहो जी कोई प्रॉब्लम्स नहीं सुनने को आई हुई, लेकिन हुण आ रही ने, की रीज़न है कि उदों प्रॉब्लम सी कि नहीं सी? ऑब्वियसली आज के ज़माने में हमें बहुत ज़्यादा इनफर्टिलिटी, बांझपन ये देखने मिलता है। अभी इसके बहुत फैक्टर्स हैं। सो नंबर 1 हम जानते हैं कि आज के जनरेशन्स में एजुकेशन, करियर, इसको हम काफ़ी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और इस करके हमारी एज ऑफ मैरिज एज वेल एज बेबी प्लानिंग या फैमिली प्लानिंग को हम डिले करते हैं। सो एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हमें पता है फर्टिलिटी का एक विंडो है जो भगवान ने हमें दिया है। एक पर्टिकुलर विंडो में हमें प्रेगनेंसी जल्दी होती है। प्रीवियस ज़माने में मैरिजेस जल्दी हो जाती थी, लोगों को प्रेगनेंसीज जल्दी हो जाती थी, कॉन्ट्रासेप्शन भी कम होता था। आजकल लोग कॉन्ट्रासेप्शंस भी आराम से यूज़ करते हैं और इसके बारे में बात भी करते हैं।
और एक इम्पॉर्टेंट रीज़न इनफर्टिलिटीज़ डिटेक्ट करने का हो गया है कि हमें डायग्नोस्टिक टेस्ट है आजकल, हार्मोन टेस्ट एज वेल एज अल्ट्रासाउंड्स, तो इसके हमें ये इनफर्टिलिटी एज वेल एज बांझपन को डिटेक्ट करना, पता करना भी ईजी हो गया है अभी। सो आई थिंक ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है कि आजकल इनफर्टिलिटी बहुत बढ़ रही है और नज़र भी आ रही है। और एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्ट्रेस। हमारी लाइफ स्ट्रेसफुल बहुत हो गई है, हम घड़ी के कांटों के हिसाब से चल रहे हैं। सो स्ट्रेस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अपनी इनफर्टिलिटी को रिजल्ट करने का। एंड ये सब कारणों की वजह से इनफर्टिलिटी बहुत बढ़ रही है आजकल, और इनफर्टिलिटी के केसेस भी हमारे क्लिनिक में काफ़ी आ रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ਆਪਾਂ ਐਗ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਐਮਬ੍ਰੀਓ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਵਰਡਸ ਕੁਝ ਨਿਊ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਡਾਊਟਫੁਲ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਐਗ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਗ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਕਰਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। यस, एग फ्रीजिंग या एम्ब्रियो फ्रीजिंग काफ़ी मॉडर्न कॉन्सेप्ट है एंड बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है बिकॉज ये काफ़ी यूज़फुल है। सो एग फ्रीजिंग क्या होता है, जैसे पेशेंट जो है, जो अनमैरिड है, उसने अगर अपनी करियर की वजह से या जो भी अपनी रीज़न है उसकी वजह से अपना मैरिज डिले करना है एज वेल एज प्रेगनेंसी प्लान करना डिले करना है, सो ऐसे पेशेंट्स टाइम पे अपने एग्स निकाल सकते हैं और हमारे पास फ्रीज करवा सकते हैं। तो वो फ्यूचर में इसी एग्स को यूज़ करके एक हेल्दी बेबी ले पाएंगे, ताकि आगे उनको ये टेंशन ना हो कि क्या मैं कंसीव कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। सो एग फ्रीजिंग बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है और ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स को यूज़फुल है। जैसे नंबर 1 जो गर्ल्स है जो अभी प्रेगनेंसी डिले करना चाहते हैं या मैरिज डिले करना चाहते हैं, वो अपने हेल्दी एग्स टाइम पे फ्रीज करके रख सकते हैं। सेकंड, कैंसर पीड़ित पेशेंट्स जो है, जो बदनसीबी से इस बीमारी से जूझ रहे, इनको रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी लेनी होती है, तो इनकी ओवरीज डैमेज हो सकती है या अंडाशय फायर हो सकते हैं, तो इस वजह से वो टाइम पे ही अपने एग्स, अगर हेल्दी एग्स फ्रीज कर पाएंगे तो उनको भी एक हेल्दी बेबी लेने का ऑप्शन हमेशा खुला रहता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप टीन एज तो लैके एग फ्रीज कर सकते हैं कि जैसा कि नॉर्मल एक नॉर्मल लड़की है, नॉर्मल वूमन है, नॉर्मल लेडी है, टीन एज तो लैके तुसी एग फ्रीज कर सकते हो? जी, एग फ्रीजिंग हम कर सकते हैं। एक इन्फॉर्म्ड पेशेंट को ऑब्वियसली कंसेंट पेशेंट की ज़रूरी, तो शी हैज़ टू बी बालिग, पेशेंट मैच्योर एज की चाहिए होती है, और पेशेंट को ये सारा कुछ समझ आना चाहिए कि क्या इसमें रिस्क इन्वॉल्व है या फिर पेशेंट को क्या इसके बेनिफिट्स है। ये सब जान के पेशेंट अपना फैमिली के हेल्प से एक डिसीजन ले ले तो हम उनको डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं एग फ्रीजिंग में। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर असी गल करिए एग फ्रीजिंग दी, तो अगर 10 साल बीत चुके हैं किसी ने अपने एग फ्रीज कराए हुए, तो 10 साल बाद भी वही रिजल्ट आएगा जो 10 साल पहले आना सी? बिल्कुल, एग फ्रीजिंग का रीज़न ही ये है। और बहुत एक्ट्रेसेस है, बहुत अभिनेत्रियाँ है जो एग फ्रीजिंग काफ़ी सालों से करवा रहे हैं, और आजकल जो कॉमन पब्लिक है, हमारी कॉमन जनता है, वो भी इस कंसेप्ट को समहाउ एक्सेप्ट करने लगी है। सो आप एग फ्रीजिंग कर सकते हो और आप जितना लंबे समय तक रखना चाहते हो उसको फ्रीजिंग में रख पाओगे, और वो फ्रीजिंग में उसी स्टेट में रहते हैं जिसमें हमने डे 1 पे उनको फ्रीज़ किया है। अच्छा डॉक्टर साहब, तुसी IVF ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ IVF ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆਡੀਅנס ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਪਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਅਮਿਤਾ ਅਰੋੜਾ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆਣ? ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਰੋੜਾ IVF ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਆਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ IVF ਹੋ ਰਿਹਾ है। जी, सो अरोड़ा IVF एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर समाना में हमारे कुछ प्रिंसिपल्स है जो हम फॉलो करते हैं और बहुत सालों से फॉलो करते आए हैं। ये एक लेगेसी है जो हमने बिल्ड की है। सो पहले हम हमेशा ये, हमारा सबसे पहला प्रिंसिपल है पेशेंट फर्स्ट, कि पेशेंट पहले है। इसको हम सिर्फ एक डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप की तरह नहीं समझते हैं। पेशेंट हमारे लिए एक हमारे घर का मेंबर टाइप्स बन जाता है, तो हम उनको एक ट्रीटमेंट के साथ साथ इमोशनल सपोर्ट देना पसंद करते हैं। पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पेशेंट से बार बार डिस्कशंस, काउंसलिंग, जो उनकी बीजों का, एग्स का स्टेटस है वो शेयर करते हैं। कोई प्रॉब्लम्स उनके जो है, उनकी तरफ से जो क्वेश्चंस है उनको खुल के आंसर करते हैं। हमारी तरफ से उनको व्यूज़ देते हैं, क्योंकि मैं हमेशा ये पेशेंट को बताती हूँ कि IVF सिर्फ एक तरफा प्रोसेस नहीं है, सिर्फ डॉक्टर का रोल नहीं है। पेशेंट और डॉक्टर इकट्ठे अगर टीम वर्क की तरह करे तो IVF सक्सेस होता है। सो IVF को सक्सेसफुल करना ये हमारा सबसे पहला एम होता है एट अरोड़ा IVF एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। पेशेंट फर्स्ट आता है, एक छत के नीचे हम सारी ट्रीटमेंट्स
करते हैं इसमें हर एक स्टेज की ट्रीटमेंट, जो इनफर्टिलिटी में नॉर्मल इनफर्टिलिटी हो, बांझपन हो या IVF हो, इक्सी हो, सारा कुछ हम एक छत के नीचे, एग फ्रीजिंग, एम्ब्रियो फ्रीजिंग, सारी जो है सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। पेशेंट ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, अफोर्डेबल प्राइसेस हैं हमारे, और हम पेशेंट से हमेशा ये कहते हैं कि आप हमें कभी भी अप्रोच कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम है, अप्रोचेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चाहते हैं पेशेंट की जर्नी में पेशेंट का साथ हम एंड तक दे, जब तक पेशेंट को हम बेबी ना थमा दे अपने हाथ में। सो ये एक प्रोसेस है जिसमें हमारा आपस का जो रैपो है ये बढ़िया बना रहे। सो हमारा हमेशा ये मोटो रहा है हमारे हॉस्पिटल का। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ किस्सा रहा होवे, कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ कपल आया होवे ਜਿਹੜੀ बहुत ही ਤੁਹਾਨੂੰ डिफिकल्टी आई होवे ਉਹਨਾਂ ਦੇ केस ਨੂੰ हैंडल करने ਦੇ ਵਿੱਚ? हर कपल की अपनी एक स्टोरी होती है, और मुझे लगता है ये स्टेप लेने तक हर पेशेंट ने कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स देखी हुई होती है। सो एक जो पेशेंट जो हमारे काफ़ी करीब है, वो पेशेंट के बच्चे थे, अराउंड 23 इयर्स का एक बेटा है, वो एक्सपायर हो गया था, और एक 21 ईयर ओल्ड का बेटा उसी 1 मंथ बाद, उसके 1 मंथ बाद उसने भी अपना सुसाइड कर लिया था। सो वो कम्प्लीटली निराश थे, हताश थे, और उनकी लाइफ को कोई मीनिंग ही नहीं था। सो वो उन्होंने अप्रोच किया कि हम बेबी चाहते हैं और हम डेफिनेटली अपने परिवार को कंप्लीट करना चाहते हैं। और उनकी वो इमोशनल जर्नी जो थी, जिसमें हम उनको काउंसिल किया हमने उनको, और उनका IVF करा, और उनका भी बहुत सपोर्ट रहा है हमें। और उसके बाद उनको ट्रिपलेट बेबी कंसीव हुए थे, और अभी भी वो बेबीज़ जब ले आते हैं हमसे मिलने के लिए, अभी वो बेबीज़ 11 साल के हैं। सो उनकी स्माइल्स देख के हमें लगता है इस परिवार जो इतना दुख सहन कर चुका था, उसमें हम इतनी स्माइल्स बिखेर पाए। सो इट इज़ अ वेरी सैटिस्फाइंग एक्सपीरियंस। ओके, तो डॉक्टर साहब मैं चाहूँगी कि साड़ी ऑडियंस ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ मैसेज भी दो कोई। जी, मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ IVF को एक टैबू मत समझो, या इसको बहुत बड़ी बात मत समझो। अपनी प्रॉब्लम्स को डेफिनेटली एड्रेस करो। आपको अगर इनफर्टिलिटी है, आपको अगर बांझपन है, तो प्लीज़ आओ, बाहर आओ, खुल के बात करो, हमारी हेल्प लो। जब तक आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करोगे, हम आपकी हेल्प कर नहीं पाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, ये याद रखनी है हमें कि जब साइंस और रब का जब मिलाप होता है तो सक्सेस ज़रूर मिलता है। डैट्स नाइस, थैंक यू डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा लगे तुहाडे नाल गल करके। सो डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी गल की है कि जो एक न्यू टैकनीक्स का साइंस का मिलाप होंदा है परमात्मा दे नाल, किते ना किते तुहानूं तुहाडी खुशियां वापस मिल सकदियां। देश और दुनिया की बाकी खबरां जानने लई तुसीं बने रहो PTC न्यूज़ नाल। धन्नवाद।